Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 22nd of January 2025. 22 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं आपके सामने लाया हूं और इसके बाद कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेना, ना कोई मैगजीन ना कुछ नोट्स बनाना जरूर अपने साथ मेरे साथ साथ। और स्टार्ट करेंगे एनालिसिस को। आप लोग का केवल काम इतना है कि लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी इच्छा हो तो कंटेंट अच्छा मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, तो जैसा हम स्टार्ट करते हैं हमेशा पहले 3 सवाल आपके लिए जो कि प्रीलिम्स की आपके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंट्रोड्यूसेस अ डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट। व्हाट डज डेटा लोकलाइजेशन इंप्लाई? तो डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है स्टोरिंग डेटा इन द क्लाउड, बी रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा विद इन अ जुरिसडिक्शंस बॉर्डर, सी अलाउइंग अनलिमिटेड क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, या डी शेयरिंग पर्सनल डेटा विद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो डेटा लोकलाइजेशन का मतलब बहुत ही आसान है, ऑप्शन से आप बता सकते हैं। आई होप इसका करेक्ट आंसर है बी, रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा विद इन अ जुरिसडिक्शंस बॉर्डर। मतलब अगर इंडिया में आप काम कर रहे हो तो डेटा जो है आपको इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा, इंडिया के बॉर्डर के अंतर्गत, है ना। तो दैट इज डेटा लोकलाइजेशन। दूसरे सवाल में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 4 स्नेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट स्नेक बाइट डेथ्स इन इंडिया। तो अब इनमें से देखो, इंडिया में जो सबसे अधिक स्नेक बाइट होती है वो बिग 4 के कारण होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बिग 4 के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है इंडियन कोबरा, बी कॉमन क्रेट, सी किंग कोबरा, या डी रसल्स वाइपर। अच्छा, आज एक आर्टिकल आया है जिसके ऊपर यही सब चीजें हैं, स्नेक बाइट के ऊपर ही है। उसको जब मैं बताऊंगा तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे करेंगे लेकिन कमेंट सेक्शन में, जिसको आता है वो पहले कर दे, जिसको नहीं आता उस आर्टिकल का वेट कर ले, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तीसरा सवाल है, विच ट्राइब प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज एंटी वेनम प्रोडक्शन बाय सेफली एक्सट्रैक्टिंग वेनम। इनमें से कौन सी ट्राइब जो है वो वेनम को निकालती है और एंटी वेनम बनाने में मदद करती है? ऑप्शन आर भील, इरुला, गोंड, या तोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इरुला ट्राइब। बहुत ही फेमस ट्राइब है, तमिलनाडु में रहती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एंटी वेनम स्पेशली, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन। सेकंड का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी कर दें, या अगर आपसे नहीं आता तो वेट करें, वो आर्टिकल के बाद आप करें, लेकिन करना जरूर, ठीक है ना। तो थोड़े बहुत आप भी अब अगर अपनी तरफ से करोगे ना तो मेरे को अच्छा भी लगेगा। तो देखो, पहले पेज में तो ट्रंप ने कल क्या क्या नहीं डिक्लेयर किया है ना। शेयर मार्केट आपने देखा ही होगा, उसके ऊपर इंपैक्ट तुरंत आ गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चीजें की हैं। सबसे पहले ही हैज कैंसल्ड द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। याद रखेगा, यूएस में सिटीजनशिप बाय बर्थ का प्रोविजन ही कैंसिल कर दिया है। एंड it can affect thousands of Indian professionals who are working in the US under H1B and other temporary visas who hoped to raise their families। तो एक्चुअली ये जैसे जो लोग यूएस सिटीजन नहीं है, अब क्या होता था, लोग वहां पे जाते थे और यूएस सिटीजन नहीं रहते थे, लेकिन अगर वहां पे बच्चा पैदा हो गया उनसे तो वो बच्चा बाय डिफॉल्ट सिटीजन ऑफ अमेरिका हो जाता था बाय बर्थ। एंड उससे क्या होता था कि जो उसके माँ बाप है फिर उसको भी मिल जाती थी, है ना, सिटीजनशिप। तो अब कि बेसिकली अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो अमेरिकन सिटीजन नहीं है तो बाय बर्थ आपको अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दिस इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर by which he has cancelled the provision of citizenship by birth for those who are working under the H1B visas, ठीक है ना। and now this is very much important also, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहाँ पे काम करते हैं वो सोचते हैं वहाँ पे फैमिली बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। Now, he has also said that he will imply 100% tax levy on BRICS countries for attempting to move to non-dollar transaction। मतलब कि अभी चूंकि ब्रिक्स में आपने सुना होगा कि ब्रिक्स वाले अपनी अलग एक करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म किया जा सके। तो चूंकि उन्होंने कहा कि आप नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ेंगे अगर, तो हम 100% टैक्स लगा देंगे ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर। अच्छा, एक गलती आज द हिंदू में ये हुई है कि यहाँ पे लिखा है 10 नेशन ब्रिक्स ग्रुपिंग। देखो, नॉर्मली आप सर्च करोगे तो 10 नेशन ही आपको दिखेंगे, इनफैक्ट बीबीसी भी 10 नेशन ही बोलेगा, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील और आपका साउथ अफ्रीका। ये तो 5 कंट्रीज ओरिजिनल थे ब्रिक्स के। देखो, नए जो 5 हैं उनमें काउंट किया जाता है इजिप्ट को, इथियोपिया को, ईरान को, यूएई को और सऊदी अरेबिया को। ये नए 5 काउंट किए जाते हैं, जिनको जो न्यू 5 जोड़ देंगे पुराने 5 में तो 10 मेंबर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल फिर भी दिखाता हूं, क्योंकि सऊदी अरेबिया चूंकि मुझे नहीं पता, नहीं लगता कि मेंबर है,
तो मैंने उसको सर्च भी किया था और यहाँ पे आप देखें तो अभी 19 घंटे पहले की ही न्यूज आर्टिकल आई है। देखो ये देखो, एक दिन पहले ये 19 घंटे ब्लूमबर्ग की न्यूज है, सऊदी अरेबिया इज स्टिल असेसिंग द ब्रिक्स मेंबरशिप, मतलब अभी भी उन्होंने मेंबरशिप एक्सेप्ट नहीं की है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया इज स्टिल असेसिंग, देखो सऊदी अरेबिया स्टिल असेसिंग ब्रिक्स मेंबरशिप, है ना। एंड यहाँ पे अभी भी जो है अभी रुका हुआ है, तो सऊदी अरेबिया को आप काउंट ना करें, 9 मेंबर ब्रिक्स ग्रुपिंग ही माने इसको, इट्स नॉट अ 10 मेंबर ब्रिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। कई बार ठीक है हो जाता है कंफ्यूजन, इनको भी होता है, बट दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आप उसको याद रखिएगा। कल मैंने आपको यूजीसी के नए गाइडलाइंस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 मेन इश्यूज आ रहे थे। पहला इशू आ रहा था कि भाई यूजीसी ने अपना जो उसको नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कहीं से कहीं तक एक्ट में ये नहीं लिखा है कि आप नॉन टीचिंग स्टाफ के पोस्ट का क्वालिफिकेशन या सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड करो। तो ऐसे में फिर आपने वाइस चांसलर का कैसे डिटरमाइन कर दिया? वो भी वाइस चांसलर का जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन से डिटरमाइन होना चाहिए। तो मैंने कल आपको बताया था कि एक इशू ये है कि क्या यूजीसी का लेजिस्लेशन, यूजीसी का जो रेगुलेशन है, क्या वो स्टेट लेजिस्लेशन से ऊपर हो जाएगा? नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो ये कहते हैं कि यूजीसी जो है वो सबऑर्डिनेट रहेगी टू द स्टेट लेजिस्लेशन, है ना। स्टेट के लॉ के सामने तो सबऑर्डिनेट रहना पड़ेगा ना। दूसरी चीज ऑथर ने यहाँ पे ये बोली थी, कल मैंने आपको कल भी बताया था कि दूसरा जो है उसने अपना एग्जीक्यूटिव ओवर रीच किया है ना। एग्जीक्यूटिव ओवर रीच क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भैया कहीं से कहीं तक ये लिखा ही नहीं है उसमें कि आप डिटरमाइन कर सकते हो यूजीसी को, कि आप वाइस चांसलर का डिटरमाइन कर सकते हो, बट उन्होंने कर दिया, तो उनका एग्जीक्यूटिव ओवर रीच है ये। ठीक है, तो ये 2 इश्यूज मेजर थे ना। तो केरला ने भी वही कहा है कि भैया आप लोग अपने इस तरह से पावर का मिसयूज मत करो, और जो स्टेट गवर्नमेंट को करना है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। यहाँ पे देखो ये लिखा है, इट असर्ट्स दैट द पावर टू एस्टैब्लिश एंड सुपरवाइज यूनिवर्सिटीज रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। केरला का कहना है कि भाई पावर टू एस्टैब्लिश एंड सुपरवाइज द यूनिवर्सिटीज इज रेस्टिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट, तो आप ऐसा ना करें। 7th शेड्यूल भी यही बोलता है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज इस आर्टिकल में आई थी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कुछ जो आर्टिकल्स हैं, कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, वो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे। याद रखना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे। यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है सवाल। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लो। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर किए, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए। वो 5 सब्जेक्ट्स है, एजुकेशन पहला, फॉरेस्ट्स दूसरा, वेट्स एंड मेजर्स तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स चौथा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पांचवा। ठीक है ना, तो ये 5 सब्जेक्ट्स का नाम जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे देखो लिखा है, टेल ऑफ 2 ट्रांसलेटर्स टेकिंग तमिल लिटरेचर टू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये थॉमस हितोशी का नाम है और लेटिसिया इबानेज का नाम है। बोथ ऑफ देम आर ट्रांसलेटिंग द तमिल लिटरेचर इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्पेशली इंग्लिश एंड ऑल। और ये लोग बहुत सारे जैसे इनके सब्जेक्ट्स में भी, जैसे तमिलनाडु का जो स्टेट बोर्ड है वो यूज कर रहा है किताबों को। तो इसमें मेन किताब का जो नाम है थिरुकुरल का नाम लिखा हुआ था, थिरुकुरल। तो थोड़ा सा मैं थिरुकुलर के बारे में बता दूं कि इसको लिखा गया था तिरुवल्लुवर द्वारा। थिरुवल्लुवर ही इज कॉमनली नोन एज वल्लुवार। थिरुवल्लुवर को वल्लुवार भी बोलते हैं। ही वाज अ इंडियन पोएट एंड फिलोसोफर, बेस्ट नोन फॉर ऑथरिंग द थिरुकुरल विच इज अ कलेक्शन ऑफ कपलेट्स ऑन एथिक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मैटर्स एंड लव। तो एथिक्स के ऊपर भी है थिरुकुरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर भी है और लव के ऊपर भी है। एंड दिस टेक्स्ट इज कंसीडर्ड एज एन एक्सेप्शनल एंड वाइडली चेरिस्ड वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर। तो तमिल लिटरेचर का काफी बड़ा काम इसको माना जाता है। थिरुकुरल को लिखा गया था किसके द्वारा? थिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। हेमा पैनल रिपोर्ट। अब हेमा पैनल, हेमा कमेटी किससे संबंधित है ये आपको बता दूं। तो अभी रिसेंटली जो आपकी आई थिंक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले सेक्सुअल अब्यूजेस के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसको याद रखिएगा, उसको बोलते हैं के हेमा कमेटी। ठीक है ना, के हेमा कमेटी विच इज देयर फॉर द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री सेक्सुअल हैरासमेंट केसेस एंड ऑल। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आप याद रखिएगा। बहुत सारी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने अपने सेक्सुअल हैरासमेंट के एक्सपीरियंसेस को बताया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको लॉट भी किया, उनको प्रेज भी किया कि ठीक है, यू पीपल हैव द गट्स टू कम फॉरवर्ड। याद रखिएगा, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो पैनल बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी, उसको हेमा कमेटी, के हेमा। ठीक है,
आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। कॉम्पिटेंट टू जज इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट सेज वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट। अब देखो, पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी आप सबको पता होगा 1960 में आई, 1960 में आई इंडस वाटर ट्रीटी, और इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिवर्स हैं उनके डिवीज़न के बारे में है, ठीक है ना, उनके डिवीज़न के बारे में, जिसमें कि 3 नदियां जो है ICJ, 3 नदियां कौन कौन सी आपकी ICJ, जिनका पानी किसके लिए दिया गया, पाकिस्तान के लिए दिया गया, इंडस, चेनाब और झेलम, ठीक है ना, इंडस, चेनाब और झेलम, ठीक है। बाकी जो रवि, ब्यास, सतलज है वो इंडिया के लिए दिया गया, ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए दिया गया था ICJ को। इसके अलावा ये जो डील ब्रोकर की गई थी वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी, इसको ब्रोकर किया था IBRD, जो आपका वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है ना, वर्ल्ड बैंक का जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ब्रांच है उसने इसको ब्रोकर किया था, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो है 3 तरीके के 3 स्टेज मैकेनिज्म था फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पहला मैकेनिज्म था PIC, यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन, जो बनाया गया था परमानेंट इंडस कमीशन। बोला कि भाई पहले तो आप परमानेंट इंडस कमीशन में सॉल्व करने की कोशिश करना, उससे ना सॉल्व हो तो न्यूट्रल एक्सपर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा वर्ल्ड बैंक से, वो सॉल्व करेगा। और तीसरा है फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इसमें यह था कि पहले आपको PIC पे जाना है, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट पे जाना है, और फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे जाना है। दिक्कत क्या आ गई कि पाकिस्तान ने पहला परमानेंट इंडस कमीशन के बाद डायरेक्टली जंप करके वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए 2016 में, है ना, उनके पास लेकर के चले गए। तो इंडिया का ये कहना है कि चूंकि आपने ट्रीटी को वायलेट किया, इसलिए ट्रीटी को रिडिफाइन करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू रीडिफाइन इट, आपको रीचेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात क्यों नहीं सुने, है ना। इंडिया अभी भी न्यूट्रल एक्सपर्ट से मतलब सहमत था, क्योंकि भैया आप जो मैकेनिज्म लिखा हुआ था वो मैकेनिज्म तो फॉलो करते। तो इंडिया ने वही पॉइंट आउट किया कि नाउ यू हैव फेल्ड द ट्रीटी, एक तरीके से आपने ट्रीटी को फेल कर दिया, तो व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट द ट्रीटी नाउ, हम ट्रीटी को माने ही क्यों। तो जब तक आप रिकंसीडर नहीं करोगे, रिचेंज नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। सो वही वाली चीज़ है, देखो यहाँ पे लिखा भी वही है कि पाकिस्तान इन 2016 आस्क्ड द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो सीधे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए एंड न्यूट्रल एक्सपर्ट को उनका काम ही नहीं करने दिया। सो दैट वाज द मेजर इशू जो कि यहाँ पे था। यहाँ पे जो डिस्प्यूटेड डैम्स है वो 2 डैम है, जो कि एक है आपका किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट। किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट आपका किशनगंगा नदी पे है। किशनगंगा नदी एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, तो एक ये आपको याद रखना है ना। दूसरा है रतले डैम के ऊपर भी काफी डिस्प्यूटेड है। रतले डैम जो है रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो कि आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका चेनाब नदी के ऊपर आता है, ठीक है ना। तो रतले डैम हो गया चेनाब के ऊपर, और किशनगंगा के ऊपर हो गया, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है ना। लेकिन इशू मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, इशू क्या चल रहा है, वो इशू आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं। WHO चीफ अर्जेस US टू रिकंसिडर इट्स डिसीजन एग्जिट। तो बहुत सारे डिसीजन कल डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, अभी हम आगे और बात करेंगे। तो उनमें से एक डिसीजन ये भी है कि WHO को उन्होंने छोड़ दिया है फिर से, है ना। हालांकि पहले छोड़ा था, पहले टर्म में भी उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जो बाइडेन के कहने पे वापस आ रहे थे। लेकिन नाउ दे हैव अगेन सेट दैट इट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्लियर कर दिया कि नाउ दे आर आउट ऑफ WHO, ठीक है ना। और US आपको पता होना चाहिए कि WHO का फाउंडिंग मेंबर है। फॉर्मेशन कब हुआ WHO का, तो 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को इसका फॉर्मेशन होता है, और US फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें कुछ याद भी रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे वैसे एक आया था कि फ्रांस और इंडिया जो है वो सिविल न्यूक्लियर डील के अंदर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली डिस्कस कर क्या रहे हैं, तो जैतपुर का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कहाँ पर आएगा, महाराष्ट्र में आएगा। याद रखिएगा, दे हैव नॉट रिजॉल्व द इशूज ऑफ डिलेड जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ आने वाला है, तो महाराष्ट्र में आने वाला है, फ्रांस की मदद से आने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ से देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगला है, इन अ ब्रेक थ्रू साइंटिस्ट फाइंड प्रेशर सेंसर्स इन फैट टिश्यूज। साइंटिस्टों को प्रेशर सेंसर मिल गए फैट टिश्यूज में। बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो, सबसे पहले तो पीजो इलेक्ट्रिक या पीजो चैनल होते क्या है। पीजो चैनल क्या होता है, बॉडी के अंदर पीजो चैनल क्या होता है। आपने पीजो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना होगा, जिसमें क्वाड्स या इस तरीके के जो कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको अगर आप दबाओ, उनके ऊपर प्रेशर करो तो वोल्टेज डेवलप होता है, ठीक है ना।
तो ये पीजो चैनल होते क्या है बॉडी के अंदर, तो ये दे आर टाइनी प्रोटीन्स इन आर बॉडी। पीजो चैनल मतलब कि टाइनी प्रोटीन्स इन आर बॉडी, ऐसे प्रोटीन अपने बॉडी के अंदर जो प्रेशर को सेंस कर सकते हैं। मतलब कि जब आप टच होंगे तो वहाँ पे आपको दर्द जनरेट होगा, पेन जनरेट होगा। तो जैसे करंट होता था ना पीजो इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे यहाँ पे कुछ सेंस होगा, सेंस ऑफ पेन होगा, ठीक है ना। तो टाइनी प्रोटीन्स जब बॉडी में सेंस आप करेंगे प्रेशर को एंड ऑल, तो वहाँ पे पीजो चैनल बोलते हैं उसको, ठीक है। It was discovered by scientist Ardem Patapoutian and Bertrand Coste। 2010 में इन्होंने बनाया था, आर्डेन पेटापूशियन और बर्ट्रैंड कॉस्टे ने। एंड दे हेल्प अस विथ थिंग्स लाइक सेंसिंग टच, नोइंग वेयर आर बॉडी पार्ट्स आर एंड हीलिंग वुंड्स, है ना। तो ये बहुत मदद करते हैं। पीजो चैनल ही है जो कि प्रेशर सेंस करते हैं, वहाँ से दर्द है या नहीं है, पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें पीजो चैनल की मदद से ही सेंस हो पाता है। एंड पीजो चैनल क्या हुआ है, ये बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हो गए, टाइनी प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। अब नई डिस्कवरी हुई है कुछ पीजो चैनल के बारे में। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है फैट के अंदर क्या होता है। फैट के अंदर जो चैनल्स हैं, दे डिटेक्ट चेंजेस इन द फैट टिश्यूज एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन टू हेल्प मैनेज मेटाबॉलिज्म। तो फैट टिश्यूज जो है वो सिग्नल सेंड करते हैं टू द ब्रेन एंड हेल्प द मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। और अगर ये फैट टिश्यूज प्रॉपर काम नहीं कर रहे, फैट के पीजो चैनल प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो फैट सेल्स विल ग्रो बिगर एंड द बॉडीज एनर्जी यूज विल गेट डिसरप्टेड, ठीक है ना। तो ये होता है अगर पीजो चैनल फैट का सही से काम नहीं करे तो। फिर गट में भी होता है पीजो चैनल। तो पीजो चैनल हेल्प्स स्टेम सेल्स इन द गट ग्रो एंड रिपेयर द गट लाइनिंग। तो गट लाइनिंग को ग्रो एंड रिपेयर करने में मदद करता है। और अगर ये वर्क ना करे, मतलब ये पीजो चैनल काम ना करे गट वाला, तो गट कांट रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मैकेनिकल सिग्नल्स जैसे कि प्रेशर हो गया, स्टिफनेस हो गया, दे आर इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पीजो चैनल कैसे काम करता है, प्रेशर को सेंस करके काम करता है। ये फैट में भी होता है और आपका गट में भी होता है। मैंने आपको बता दिया दोनों जगह इसका यूज क्या क्या है। आगे मूव करते हैं। एडिटोरियल है टाइम टू सीज द प्रॉमिस ऑफ द यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील की। देखो न्यूक्लियर डील जब भी होती है सिविल न्यूक्लियर डील कहलाती है, ठीक है ना। कभी भी टर्म यूज होगा सिविल न्यूक्लियर डील, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज केवल आप सिविल पर्पज के लिए कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर सकते हो। अदरवाइज आप आर्म्स में या वेपन के लिए नहीं कर सकते, है ना। वेपन के लिए नहीं करते, इसीलिए इसको सिविल न्यूक्लियर डील बोला जाता है, ठीक है। इंडिया ने अचीव किया था सिविल न्यूक्लियर डील यूएस के साथ। 2005 से हमने डिस्कशन शुरू कर दिया था और फाइनली 2008 में साइन हुई थी, है ना। 2008 में उस समय मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एंड उनके अंतर्गत ही ये डील साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। बहुत बड़ी डील मानी जाती है ना। लेकिन इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन फॉस्टरिंग बिटवीन द टू डेमोक्रेसीज, और वो भी इतनी बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच में। अब आपने, ठीक है, आपने डिस्कशन कर लिया, आपने डील साइन कर ली, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको लगा कि आ जाएंगी, जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, है ना, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स आ जाएंगे आपके, बहुत सारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज आपको मिल जाएंगी यूएस से। लेकिन ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं अमेरिका की मदद से बनाने जाने वाले, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज जो अमेरिका से आने वाली थी, ये आज तक अनफुलफिल्ड रहा है। तो इट इज़ अ अनरियलाइज्ड पोटेंशियल। वही चीज़ ऑथर ने बोला है कि बहुत सारे हर्डल्स हैं जो अभी भी हैं, एंड इट बेसिकली इज़ अ हर्डल बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। जैसे यूएस न्यूक्लियर डील्स हैव हेजिटेटेड ड्यू टू इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो इंडिया में एक कंसेप्ट है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, मतलब कि अगर कोई प्लांट चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, और अगर उससे कुछ नुकसान हो तो लाइबिलिटी विल बी ऑन सप्लायर्स रादर देन ऑपरेटर्स। लाइबिलिटी जो होती है वो सप्लायर पे होती है रादर देन दी ऑपरेटर्स। तो एक ये बड़ा इशू है यूएस के न्यूक्लियर फर्म्स को, यही दिक्कत है कि भाई हम फंस जाएंगे अगर कल को कोई एक्सीडेंट होता है तो, है ना। सिविल लाइबिलिटी एंड न्यूक्लियर फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट बोलते हैं इसको, 2010 में आया था ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे इशू है, और यही ऑथर ने बोला है कि भैया आपने बहुत सारी चीज़ें 200 से ज़्यादा इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज़ वर रिस्ट्रिक्टेड अंडर यूएस रेगुलेशन। यूएस रेगुलेशन के अंदर 200 से ज़्यादा इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज़ जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। एंड जो यूएस है, यूएस एंड इंडिया, वो अगर अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं करेंगे तो इस डील का कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब कि टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आती है या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं बनते, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अभी भी मतलब 6 प्लांट बनने थे यूएस की मदद से, न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में, लेकिन ऑल आर मतलब अभी भी रुके हुए हैं, है ना। And that is the thing which is there.
एंड इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में इससे ज़्यादा तो रशिया ने एक्सपैंड किया है। चाहे कुडनकुलम आप देख लो, कुडनकुलम प्लांट देख लो, वो भी रशिया की मदद से बनाया गया। तो इसी तरीके से ऑथर ने वही कहा कि आगे आपको लाइबिलिटी जो इश्यूज हैं, जो सिविल लाइबिलिटी वाला ऊपर मैंने आपको क्लॉज बताया, उसको आपको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ऑफरिंग्स आप ले आओ, है ना, और कॉस्ट के जो कंसर्न्स हैं उनको दूर करो। इंडिया और यूएस के कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन को और स्ट्रॉन्ग करो, तभी जाकर के पोटेंशियल पूरा रियलाइज हो पाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा, अब मैंने इसी में क्या किया, आपको थोड़ा नीचे बता दिया कि इंडिया के मेजर न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स कौन कौन सी कंट्रीज के साथ हो चुके हैं। तो सिविल न्यूक्लियर डील हमने यूएस के साथ साइन की हुई है, ठीक है। एंड रशिया हमारा बहुत ज़्यादा पुराना पार्टनर है, कुडनकुलम पावर प्लांट मैंने आपको बता भी दिया। फ्रांस के साथ भी हमने 2008 में ही डील कर ली थी, और जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो महाराष्ट्र में है वो फ्रांस की मदद से बनेगा, ये अभी भी, लेकिन मैंने आज ही बताया आपको, है ना। कनाडा ऑल्सो सप्लाइज यूरेनियम टू इंडिया फॉर सिविल न्यूक्लियर पर्पजेस, तो कनाडा के साथ भी हमारी डील है, इसका मतलब है सिविल न्यूक्लियर डील। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने 2014 में सिविल न्यूक्लियर डील की थी, अरेंज एग्रीमेंट टू सप्लाई यूरेनियम टू इंडिया। जापान तो मतलब बहुत रेयर कंट्रीज के साथ करता है, उसने भी इंडिया के साथ किया था, है ना। और दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जापान का इंडिया के साथ भी है, यूनाइटेड किंगडम का इंडिया के साथ है, साउथ कोरिया के इंडिया के साथ है, कजाकिस्तान सप्लाई करता है इंडिया को यूरेनियम, एंड कजाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ यूरेनियम ग्लोबली, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। अर्जेंटीना के साथ हमने न्यूक्लियर कॉपरेशन किया है, मंगोलिया के साथ 2009 में साइन किया है सप्लाई ऑफ यूरेनियम के लिए। मंगोलिया इज ऑल्सो अ यूरेनियम रिच कंट्री। वियतनाम के साथ हमने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन किया है। नामीबिया के साथ हमने यूरेनियम सप्लाई के लिए किया है, एंड नामीबिया इज ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरेनियम। साउथ अफ्रीका के साथ हमने 2011 में सिविल न्यूक्लियर डील की है साइन, और यूरोपियन यूनियन के साथ। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग किन कंट्रीज के साथ हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर ली है। आगे मूव करते हैं। ट्रम्प 2.0 एज अ डिसरप्टर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर। तो ग्लोबल ऑर्डर का डिसरप्टर जो ट्रम्प हमेशा रहा है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑथर ने दिए कि WHO के साथ बाहर हो गया, ठीक है। दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट्स को इन्होंने हॉल्ट करके रखा हुआ है, जिस कारण से WTO की जो एपिलेट बॉडी है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई एक तरीके से। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी बैकआउट कर दिया, है ना। इसके अलावा नाफ्टा से बैकआउट कर दिया, नाफ्ता यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। इसके अलावा यूएस ने विड्रॉ कर लिया यूएनएस्को के साथ, पेरिस डील के साथ, पेरिस क्लाइमेट डील से विड्रॉ कर लिया भाई। और कैसा, और कौन सा डिसरप्टर आपको चाहिए इससे बड़ा। तो ही हैज डिसरप्टेड ऑल द ग्लोबल ऑर्डर्स। व्हाट डू ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन रूल्स स्टे। नाउ दिस अ वेरी गुड आर्टिकल। यहाँ बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन रूल्स जो है, देखो 23 में एक्ट आ गया था। कौन सा एक्ट आ गया था? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आ गया था। आज क्वेश्चन में मैंने आपसे इसके ऊपर पूछा था, डेटा लोकलाइजेशन वाला। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पहले आता है, एक्ट के बाद फिर रूल्स आते हैं। तो उसके रूल्स के ही ड्राफ्ट रूल्स आए हुए हैं अभी, और ये ड्राफ्ट रूल्स जो हैं दे वर रिलीज्ड ऑन 3 जनवरी 2025, ठीक है। तो अब क्रिटिक्स ने कहा है कि ये जो रूल्स हैं, ये दे आर नॉट वेरी गुड रूल्स, कोहेरेंट रूल्स नहीं है, इनको अभी भी बहुत ज़्यादा रिफाइन करने की जरूरत है। सबसे पहले बताते हैं क्या क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है कि रिक्वायर्स सर्टेन डेटा टू स्टे विद इन इंडियाज बॉर्डर, है ना। तो बॉर्डर के अंदर आपको डेटा स्टोर करना पड़ेगा, एक कॉपी आपको यहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि जो बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक, मेटा हो गई, गूगल हो गई, अमेजॉन हो गई, तो इनको बहुत ज़्यादा डेटा हैंडल करना पड़ता है। वो उसकी पूरी कॉपी एक इंडिया में बनाना, तो मतलब यहाँ पे भी उनको सर्वर्स लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी उनको फिर डिजास्टर रेजिस्टेंट साइट बनानी पड़ेगी, बहुत सारा खर्चा उनका भी आएगा। तो बेसिकली दिस इज द थिंग, कंपनीज को हालांकि 2 साल मिलेंगे कंप्लाई करने के लिए, बट दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ लाइबिलिटी ऑन द कंपनी। इट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस एंड ऑल। तो पहला तो इशू ये हो गया। दूसरा, कंसर्न्स ओवर गवर्नमेंट पावर्स। अब गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर आने वाली है, बहुत ज्यादा पावर, मतलब कि गवर्नमेंट कैन डिमांड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंटिटीज प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा फॉर नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट डिमांड कर सकती है फ्रॉम एनी एंटिटी, ठीक है ना। एंड इट कुड लीड टू सर्विलेंस, इट कुड लीड टू मिसयूज एंड ऑल, है ना। व्हाट्सएप जैसी कंपनीज को फोर्स किया जाएगा कि आप अपने इंक्रिप्शन को वीक कर दें, प्राइवेसी कंसर्न्स बढ़ेंगे इससे। एंड कंपनीज कैन नॉट रिवील दीज डिमांड्स इफ इट अफेक्ट्स इंडिया सिक्योरिटी। कल को अगर कंपनी से पूछा जाएगा ना कि कौन डिमांड कर रहा था, क्या डिमांड कर रहा था, तो आप इंडिया की सिक्योरिटी के लिए वो भी बता नहीं सकते, है। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। देन डेटा लोकलाइजेशन चैलेंज रहेगा ही बिजनेसेस के लिए। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई पहले तो आप
और स्क्रूटनी कराओ, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इन रूल्स को भेजो, स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स रखो ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर्स को मिसयूज न कर सके, और बैलेंस करो सिक्योरिटी नीड्स को विद इंडिविजुअल प्राइवेसी, है ना। सिक्योरिटी नीड्स अपनी जगह है, ठीक है, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन अलग है, लेकिन प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल भी कुछ मायने रखती है, बिजनेस इंटरेस्ट के भी कुछ मायने रहते हैं, तो आप उनको बैलेंस करने की कोशिश करो। इस तरीके से आप मतलब वो एक स्ट्रैटेजी मत अपनाओ। आगे है व्हाट वाई आर एंटी वेनम्स नॉट इजिली एक्सेसिबल इन इंडिया। इंडिया में एंटी वेनम्स आसानी से क्यों नहीं मिलते? तो सबसे पहले स्नेक बाइट्स की प्रॉब्लम बता दूं। इंडिया में लगभग 58,000 स्नेक बाइट डेथ एनुअली होती है। 58,000 लोग स्नेक बाइट से मरते हैं, और स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया ही है। इसका की विक्टिम जो होते हैं वो रूरल कम्युनिटी के लोग होते हैं, स्पेशली मानसून के टाइम पे जब स्नेक्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एंटी वेनम क्या होता है? दे आर मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज द वेनम इफेक्ट आफ्टर स्नेक बाइट, ठीक है। बनाया कैसे जाता है एंटी वेनम को? तो स्मॉल वेनम जो होता है उसको पहले तो यूज़ किया जाता है। जैसे आप पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए आप पोलियो पहले वायरस का यूज़ करते हो ना, इनएक्टिवेटेड जैसा भी आप करते हो, वैसे ही एंटी वेनम बनाने के लिए आप वेनम का यूज़ करते हो, और बेसिकली जो प्यूरिफाइड एंटीबॉडीज हैं दे क्रिएट एंटी वेनम। एंटी वेनम आर स्पेसिफिक टू सर्टेन स्नेक स्पीशीज। चैलेंजेस, दिक्कत क्या है कि कई एंटी वेनम जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीशी में ही काम करता है। इंडियाज पॉलीवैलेंट एंटी वेनम्स कवर ओनली 4 मेन स्पीशीज। इंडिया के जो पॉलीवैलेंट एंटी वेनम्स है, मतलब कि वो जो मल्टीपल स्नेक्स को कवर करते हैं, वो केवल 4 मेन स्पीशीज के लिए बनते हैं। कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, है ना, सॉ स्केल्ड वाइपर। तो याद रखिएगा 4 जो बिग 4 होते हैं, बिग 4 कौन कौन से वो नीचे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 4 स्पीशीज के लिए ही मेन होता है ना। स्नेक बाइट्स कॉमन है इंडिया में, बिग 4 रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड इसका ह्यूमन स्नेक कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में है बिकॉज ऑफ इंक्रीज अर्बनाइजेशन, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, फ्लडिंग। इस कारण से हमारे यहाँ ह्यूमन स्नेक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। एंटी वेनम के चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है नहीं, भाई खून तो मिल नहीं रहा है, एंटी वेनम कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। और ट्रेवल टाइम भी ज़्यादा लगता है रूरल एरियाज में, ठीक है। देन एंटी वेनम को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, जो कि नॉर्मली रूरल एरियाज में कोल्ड स्टोरेज इतना अवेलेबल नहीं रहता है, और अगर आप स्टोरेज सही नहीं रखोगे तो एंटी वेनम इनफेक्टिव हो जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एंटी वेनम की प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एंड कुछ एंटी वेनम्स के यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं। सिंथेटिक एंटी वेनम हो गया जो लैब इंजीनियर्ड होता है। देन रीजन स्पेसिफिक एंटी वेनम हो गया जो स्पेसिफिक रीजन में काम करते हैं। पोर्टेबल टूल्स, आजकल एंटी वेनम किट्स भी, न्यू वेनम डिटेक्शन किट्स भी चलने लगी हैं, है ना। एंड एआई एंड रिसर्च के थ्रू आप और ज़्यादा उसको बेटर सोल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इरूला ट्राइब का मेंशन है, देखो तमिलनाडु में इरूला ट्राइब है विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेनम एक्सट्रैक्शन। वेनम एक्सट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑथर ने वही कहा कि आपको देखो फ्यूचर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है, पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि एजुकेट कर सको आप लोगों को स्नेक बाइट से रिलेटेड, फर्स्ट एड क्या कैसे कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च में आप इन्वेस्ट करो, तब जा करके स्नेक बाइट के कारण जो मौतें हो रही हैं उनको आप रोक पाओगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ट्रम्प इफेक्टिवली पुल्स यूएस आउट ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स डील। अब जो कल ट्रम्प जिस चीज़ों से बाहर आ रहे हैं उनमें से एक चीज़ ये भी है, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स। आप सबको पता होगा कि बीच में बहुत डिस्कशन चल रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ और बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं कि क्या होता है, कई जगह टैक्स हेवन बने हुए हैं, तो कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, उन टैक्स हेवन्स का यूज़ करते हैं और 0% टैक्स में अपना काम करते रहते हैं, पूरा प्रॉफिट बचा लेते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, ग्लोबल एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स बना देते हैं, ताकि अगर इस ऐसी कंट्री में है जहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है तो अभी उसको 15% टैक्स तो देना ही पड़े, ठीक है ना। तो ये चीज़ से भी यूएस ने इफेक्टिवली बाहर हो गया, ठीक है ना। 140 देश हैं लेकिन यूएस जो है वो बाहर हो गया है। दैट इज अ थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ट्रम्प ने पेरिस एग्रीमेंट से भी बाहर कर लिया खुद को, तो वही है, थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नाउ, है ना। अब जब यूएस जो सेकंड मोस्ट पोल्यूटर है ना, सेकंड चाइना के बाद सबसे बड़ा पोल्यूटर तो यूएस ही है, सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटर है वर्ल्ड का। तो अब आप ही अगर बाहर हो जाओगे तो दूसरी कंट्रीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाएंगी भाई? कोई पागल है क्या? So that is a big question कि अब ट्रम्प क्या करते हैं। So that is it for the day. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.